अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको अपने शिकंजे में जकड़ के रखा हुआ है। और अगर आप अखबारात का मुतालिया करें आजकल पाकिस्तान के अखबारात का तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मुतबर्रिक नाम, मोतबर नाम, यानी डॉन जैसे जो हैं वो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ दे रहे हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्टोरीज़ गलत है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने ऑफिशियली डॉन अखबार की स्टोरी को डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा है कि उनकी स्टोरी में कोई सदाकत नहीं है जिसमें वो फ़ौज के ऊपर उन्होंने तस्दीक की, जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ज़रबें लगाई। और उसका एक बैकग्राउंड समझ में आता है। एक तो यह कि मियाँ नवाज़ शरीफ के पिछले साबका दौरे हुकूमत में भी ये होता रहा, अदवार हुकूमत में, कि पहले वो स्टोरी निकलवाते हैं, उसके बाद उसकी तरदीद कर देते हैं और उन्होंने काम भी कर लिया, डैमेज भी कर लिया, अगले को नुकसान भी पहुंचा दिया और उसके बाद अपनी लाताल्लुकी भी उससे इजहार कर दी। लेकिन हालत ये है कि हाल ही में जो डॉन ने मिलिट्री के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ पब्लिश करना शुरू की हैं तो उसके पीछे क्या सराइयाँ हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये यकायक अफवाज पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की अदलिया हो, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी इन दोनों इदारों के ख़िलाफ़ अगर करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मुहर्रिकात होंगे। किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, किसी की ज़ाती मसाइल हो सकते हैं या कोई किसी का एंगल टो कर रहा है। मसलन अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, कहते हैं कि अंबर सहगल साहिबा जो डॉन न्यूज़पेपर की मालिका हैं उनके खावंद हैं आज़म सहगल, और आज़म सहगल वही साहब है जिनको कुछ अर्सा पहले मियाँ नवाज़ शरीफ ने PIA का चेयरमैन बना दिया था और उनको ये कहा गया था कि ये इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट तुम्हें दी जा रही है, उसके एवज़ में यानी अब कोई फ़ायदे भी लेने थे। फ़ायदा क्या, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो आपस में सो कॉल्ड, मैं कहूँगा सो कॉल्ड लड़ाई हो रही है, वो उसमें तुमने गवर्नमेंट का साथ देना है और उनके एडवर्सरी को नीचा दिखाना है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि सहगल साहब जो हैं वो मियाँ मंशा के ब्रदर इन लॉ भी हैं। तो अब आप यकीन कर लें कि आप उस स्टोरी की क्या अहमियत है, उसकी क्या कितनी को सच हो सकती है और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं उसको करने के लिए। लेकिन जो बड़ी हैरान कुन बात हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगता है कि अपने सियासी करियर को ख़ुद अपने हाथों से दफन कर दिया। जब एक तरफ वो मुल्की दुश्मन लोगों को गद्दार कहते हैं रॉ का जो यार है पाकिस्तान का गद्दार है, फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मतलब उन्होंने कहा कि ये जेल में होंगे और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा 2018 के अंदर, और उसके बाद उन्होंने बड़ी बातें की। कश्मीर के अंदर उनको बड़ी कारी ज़रबें लगीं तो उसके बाद जाके उन्होंने मौलाना फजल रहमान को जिस तरह मिलने गर्म जोशी से मिले वो भी सब ने देख लिया और जो जो उन्होंने बातें की वो भी सब ने देख लिया। फिर उन्होंने कहा अंकल अल्ताफ़ गद्दार नहीं है। अगर अंकल अल्ताफ़ गद्दार नहीं है तो रेंजर्स जो हैं, सिक्योरिटी के अदारे जो हैं या अफवाज पाकिस्तान जो हैं और जिनको अंकल अल्ताफ़ गद्दार कह रहे हैं या वो उनको गद्दार समझती हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि बिलावल जरदारी ने अपनी तमाम एग्स जो हैं वो एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान जो टोकरा है उसमें डाल दिए, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन एंटी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें करता है। लेकिन बड़ी मुश्किल है कभी जर्नलिस्ट जो हों या एंकर्स जो हों, जब वो अपने दिल से कोई बात करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मारिया जुल्फ़िकार हमारी कोलीग हैं, एंकर हैं, और मेरा उनसे एग्री करना या डिसएग्री करना कोई अहम बात नहीं है। लेकिन अहम यह है कि कश्मीर के ऊपर जब उन्होंने ज़्यादा बातचीत की और कश्मीर इशू को जब उन्होंने हाईलाइट किया और नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया, तो मारिया जुल्फ़िकार को नौकरी छोड़ना पड़ गई और उनको अपनी मुलाजमत छोड़ना पड़ गई। एंकर्स और जर्नलिस्ट उतनी देर तक सिक्योर हैं जब तक वो अपने अपने मालिकों के एंगल्स जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमीद भट्टी हमारे दोस्त हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं ARY के, हमारे साथ हैं। आमिर गौरी हमारे दोस्त हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, आप चारों बातों पे खुद से बारी बारी बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, जैसे आपने बड़ी डिटेल से बताया, इस पाकिस्तान को तबाही इस मौजूदा हुक्मरानों से है। भारत से हमें कोई ख़तरा नहीं। भारत से मेरा ईमान है कि हमारी फ़ौज उनको शिकस्त दे सकती है, हम जंग लड़ सकते हैं। लेकिन
पहले आप देखें कि बिलावल साहब की मैं जिक्र करता हूँ, जो अभी जवानी की तरफ आए हैं। पूरा कश्मीर इलेक्शन उन्होंने इस काज पे लड़ा है कि मोदी का जो यार है चोर चौकीदार को एक धक्का दौड़ दो। इवन के जिस दिन असेंबली में वो गए, उधर असेंबली में ये नारे लगे कि मोदी के यार को, चोर चौकीदार को एक धक्का और दो। जब आपके लीडरों की क्रेडिबिलिटी इस हद तक जीरो आ जाए, अल्ताफ हुसैन साहब जिसको पूरी दुनिया कहती है राका जैसा है यार, बिलावल लीडर इसीलिए ना कि किसी का बेटा है, उसकी काबिलियत क्या है? नहीं देखिए, काबिलियत नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। काबिलियत होना ना होना तो इस मुल्क में बात ही नहीं है, लेकिन एक मर्द, एक इंसान, लीडर जो इतना जुबान का, मैं उसको सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा यार, किस मुंह से आप तो इस हुकूमत की रहनुमाई करोगे? किस तरह लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे? आप तो कह रहे हो मोदी के यार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को किसको कह रहे हो? फिर बताओ, इतनी अर्जी करो कि आपने वाला साहब के बारे में ये कह रहे हो। आपने कश्मीर इलेक्शन इस इशू पे लड़ा है। अल्ताफ को आप ही की सिंध हुकूमत ने लातादाद मुकदमत गद्दारी के दर्ज किए हैं, फिर अपने वज़ीर आला को भी फायर कर रेजोल्यूशन के यानी करारदाद पास की है। इस कौम का, इस लीडरशिप का अंदाजा करें। इस पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं मोदी से नहीं, आपके चंद खानदानों से खतरा है। कभी महमूद अचकज़ई किसकी जुबान बोलता है? आपके मियां नवाज शरीफ साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसकी जुबान बोलते हैं? बरामदा मुफ्ती किसकी जुबान बोलता है? बिलावल किसकी जुबान बोलता है? आप अल्ताफ हुसैन किसकी बोलता है? आप जब इन सबको चेक करोगे, ये एक ही आदमी के तादिया मियां नवाज शरीफ साहब के। एक अपनी हुकूमत के लिए अपना पूरा मुल्क दाव पे बेच रहे। मैंने एक खबर भट्टी साहब नहीं दी, माजरत के साथ, बीच में सारी उसमें मेरे से मिस हो गई, कि हुकूमती सतह पे ये हो रहा है कि किसी तरह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया जाए और दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट हो रहा है वो पैनमा की वजह से नहीं है, करप्शन की वजह से नहीं है, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट के सो कॉल्ड इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से। सर ये देखें, ये साजिश इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है। जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन यूएनओ जाने लगे थे, उससे पहले इन्होंने कहा था कि सईद हाफिज को पकड़ो। उन्होंने कहा जी अब पंजाब में करप्शन है, आपके इतने इतने बंदों में अरबों रुपए की करप्शन है, आप पर एलिगेशन है। तो इन्होंने उस इशू को करने के लिए मेरा इंडिया पर बड़ा दबाव हुआ। यार तुम इंडिया के वज़ीर आज़म बन जाओ, अगे इंडिया का ही मफाद तुम्हें इतना अजीज है, पाकिस्तान की सलामती आपको खतरे में डालना अजीज है, तो भाई इंडिया से जाके इलेक्शन लड़ लो। मोदी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, आप वाइस सीएम पीएम बन जाओ उसके। दूसरा आपने कहा जो कि डॉन में खबर लगी नहीं, लगवाई गई, 1001% लगवाई गई। आपकी हुकूमत ने लीक की कि इस आपको उन दिनों में याद होगा, आपको उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो भी आपकी हुकूमत की मेहरबानियां थी, एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा था। जब इमरान कोई मूवमेंट चलाएगा आपको एलओसी पे इस किस्म की वारदातें आ जाएगी। देखिए, आप जब तक अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों को पिन पॉइंट करके सजाएं नहीं देंगे, आप पाकिस्तान को खो बैठेंगे खुदा ना खास्ता। जो आपने डॉक्टर मारिया जुल्फकार की बात की, उसमें जिसने फायर किया उसी टीवी की एक खातून है। ये जो ठेकेदार बने हैं ना, आपको अंदाजा करे कश्मीर काज पर पाकिस्तान की सलामती की बात करना गद्दारी हो गया कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर उनका सारा कट्ठा चिट्ठा उतारूंगा, उन ठेकेदारों का जो इसका हिस्सा थे। इतने करैक्टरलेस लोग हैं आप, और मुझे तो लगता है आप पे गद्दारी का पर्चा दे देंगे। आप कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की क्यों बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों गर्म नोशा रख रहे हैं? आप आज इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट को दावत दें, पाकिस्तान में आके हमला करें। आज आप फौज को बुरा कहें, आज आप इंडिया और अमेरिकन की पॉलिसी को अपना लें, आप हिब्बे वतन हो जाएंगे। ये मीर जाफरों ने इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, और इसमें अवाम भी बराबर की शरीक है। क्यों नहीं रोड पर आती? अगर यार ये पाकिस्तान ही ना रहा तो ये तो चले जाएगा चंद खानदान मुल्क से बाहर, ये तो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। मेरे तो माँ बाप की कब्रें इधर है, मैंने कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है? 98% लोगों ने कहाँ जाना है? उन्होंने माओ की कब्रों पे रोना और उनके पहलू में दफन हो जाना। इन्होंने तो अपने बाप को बाहर से इधर इधर भेज दिया दफनाने के लिए। इनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है? इनके बच्चे बाहर, इनके बिजनेस बाहर, इनके जानवर बाहर, इनका पानी बाहर से आता है, इनका फल बाहर से आता है। लेकिन नहायत अदब एहतराम से हमारे अहम अदारे क्यों खामोश है? गुलभूषण पे इनकी जुबान नहीं खुलती, अहम अदारे उस पर तो नहीं बोलते। हाफिज सईद को कहते हैं उनको दे दो। पठानकोट की इंक्वायरी दोबारा खुल गई है। तुम्हारी मिलों में इंडियन करते हैं इधर आके मुज़ाकरात, और आपके छोटे साहबजादे के अहम तरीन लीडर के, जिस बंदे को इधर इंडिया के साथ तल्लुकात की वजह से बाहर निकलवाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया, दुबई में जाकर 2 घंटे मुलाकात कर रहा है बेटा उसका।
यार आप किस तरह मुल्क को सेल कर रहे हो, खुदा रसूल का वास्ता, को खुदा का खौफ करो। लेकिन ये कौम फिर सड़कों पे नहीं आएगी। इस मुल्क को बेच दिया गया, यहाँ बेचा जा रहा है। इसमें हमारी माओ बहनों की कब्रें भी बेच दे रहे हैं ये हुक्मरान। मोटरवे तो बेच दी है। मैं कह रहा हूं कब्रिस्तान बेच रहे हैं ये। मोटरवे तो इनके लिए इशू ही कोई नहीं है। मोटरवे में इन्होंने कहां जाना, घर में जहाज होगा, को खुदा ना खास्ता बात होगी लंदन अमेरिका चले जाएंगे। मोहतरम आसफ अली जरदारी सब भी आए मैं बीमार हूं, दुबई से 12-18 घंटे की फ्लाइट पे अमेरिका जा रहे हैं, 8 घंटे की फ्लाइट पे लंदन जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। आपका मियाँ नवाज शरीफ की जब हुकूमत गई, ऐसी बीमारियां हुई, कभी सीने में दर्द हो गई, कभी पेट में दर्द हो गई, कभी आंख में, हालांकि नीयत का फतूर है उनका। और 9 साल जाके तुम रॉयल फैमिली के मेहमान रहे। तुम्हारा पाकिस्तान में है क्या? तुमने पाकिस्तान को दिया क्या है? पाकिस्तान से जब लिए जा रहे हैं, इतना लिए जा रहे हो कि इंसानों की गोश्त और खून खत्म हो गया, ढांचे रह गए इंसान। क्यों गौरी साहब? मुबशर, ये इतना सिंपल मसला नहीं है जिसमें आप किसी एक पार्टी जो है उसको इस तरह मूरत इल्जाम ठहराएं। मेरा अपना ख्याल है, मतलब आखिर काफी ज्यादा जिंदगी गुजारी है प्रिंट मीडिया के अंदर भी, मैं उतना ज्यादा सीरियसली इस खबर के अंदर जो है चीजें जो थी उनको नहीं देख रहा, इस वजह से कि उनको रंग कुछ और दिया गया है सहाबत की वजह से। वरना ये कहना कि जनाब लड़ाई हो गई है शहबाज शरीफ की और ISI चीफ की और उसके बाद ISI चीफ की नौकरी चली जाएगी, मेरा अपना एक ख्याल है कि जहां तक इत्तलात हमें यहाँ बैठे हैं कि देखें उनकी प्रमोशन जो है वो कोर कमांडर के लिए हो सकती है, वो कहीं और पोस्ट हो सकते हैं, उनकी जगह कोई और आ सकता है। लेकिन ये जो बात इसके अंदर थी कि जिन लोगों की तरफ इशारा किया गया कि जनाब ये 2 लोग, लेकिन यार अपना उसी स्टोरी को डेली टेलीग्राफ वगैरह सारे इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से रिप्रोड्यूस किया। तो मेरी पहली बात सुन लें इस वजह से कि देखें असल में हुआ ये है कि इस हुकूमत की एक नहीं कई गलतियों की वजह से भारत के ऊपर जो प्रेशर पड़ा था पहली दफा बहुत अरसे के बाद इंटरनेशनली, पाकिस्तान तो इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान और ये जो है एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं कि हम एक दूसरे के दांत कट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे जिससे दांत कट्टे होंगे। लेकिन भारत को पहली दफा जिंदगी के अंदर बहुत सालों में कश्मीर के मसले पे जूतियां पड़ रही थी इंटरनेशनल मीडिया में, और आपको उसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में सैडली हमारे बहुत सारे लोग जो है वो अब इंटरनेशनल मीडिया नहीं देखते, वह कटा हुआ मुल्क है, अपने सिर्फ शोर मचा रहे हैं लोग बैठे हुए। लेकिन जो दुनिया के बड़े चैनल हैं उन्होंने पहली दफा एंटी इंडिया न्यूज जो है बाकायदा पैकेजेस चलाए हैं, कश्मीरियों का जो इशू था वो उठाया है। फौरी तौर पे भारत ने उसके लिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए वो इशू उठाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान अभी तक भारत ने कोई एविडेंस पेश नहीं की कि उसके 18-19 फौजियों को किसने मारा है, लेकिन इल्जाम जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे रखता है। और फिर ये कह के कि जनाब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, झूठ बोला उन्होंने, वो उनको चाटना पड़ा, उसकी जो है सारी दुनिया में सुबकी हो रही है। ये इस वक्त के ऊपर जो खबर चलाई है, जो टाइमिंग है, मेरा ये ख्याल था चूंकि बहुत सारे इशू जो है वो गड़बड़ हुए थे। नवाज शरीफ ने सोचा कि सियासी तौर पे अगर मैं एक जो है तीर चला के 3 शिकार कर लूं, एक तो जो पॉलिटिकल स्पेस है जो पिछले 3 साल 3.5 साल में आर्मी के राहील शरीफ को गई है, उधर से 1-2 इंच वापस ले लूंगा इस वक्त क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब है। दूसरा ये है कि अगर फर्ज किया इस हाय हल्ले में इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेता हुआ नजर आया, एक्शन तो नहीं होगा हाफिज सईद के खिलाफ या मसूद अजहर के खिलाफ, लेकिन अगर मैं एक्शन लेता हुआ नजर आया तो दुनिया के अंदर मेरी जो है वो वाह हो जाएगी। और तीसरी ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कश्मीर का मसला इस्तेमाल करके उनको मेरे पीछे आके खड़ा होना पड़ेगा। इस तरफ सियासत की है, अगले मेरे ख्याल थोड़े दिनों के अंदर ये सारी चीजें आस्ता आस्ता नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और जहां तक जो भट्टी साहब कह रहे हैं, देखें सियासत के अंदर हम मुसलसल कह रहे हैं, हो सकता है लोग कहें कि मैं बेवकूफ हूं, झूठ बोल रहा हूं, गलत कह रहा हूं, लेकिन इनको अगर आप 5-5 साल दे दें, जिसमें 3.5 साल गुजर चुके हैं इनके भी, मुबशर ये लोग अपने आप को फेल करेंगे क्योंकि इनके अंदर पाकिस्तान के अवाम के मसले हल करने की कैपेसिटी नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए जो है यहाँ बैठे हुए अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ा रहे हैं, अपनी जो जागीरें हैं उनको बढ़ा रहे हैं, अपना जो टाइम है, हो सकता है ये सारे लोग जो हैं ये इस ओहदे के ऊपर मरना चाहे ताकि कल को किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी ना हो। उस सूरत में मेरा ख्याल है कि कश्मीर कॉज को बेपनाह डैमेज किया है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको उस दिन पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाके बड़ा जनाब इन्होंने तीर गाड़ा है, कोई तीर चीर नहीं गाड़ा। इस वजह से कि वहां जो मुलाकातें हुई हैं उनका हमें पता है, जिनसे मुलाकातें हुई हैं किसी एक सदर ने पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सपोर्ट नहीं किया है, ईरान और टर्की तक ने, सऊदी अरब को तो छोड़ दें आप। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त सारी चीज है, ये चूंकि टाइमिंग ऐसी है
कि रहील शरीफ की रिटायरमेंट का वक्त है, और अगर फर्ज किया नवाज शरीफ ने वक्त आने से पहले तो नाम का ऐलान नहीं करना, लेकिन अगर उसका फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ जो है 2-3 चीजें हासिल कर ले, तो वो मेरा ख्याल सियासत खेल रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो आपने बेबी के बारे में कहा है, अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर यहां पर आप भी आए हुए थे पिछले दिनों, मेरी इतला इतनी है कि जरदारी साहब अभी तक खुद तैयार नहीं है अपने बेटे को किसी किस्म की सियासी लीडरशिप की इजाजत देने के लिए। वो ये कह रहे हैं भी छोटा है, इलेक्शन लड़ेगा, एमएनए का इलेक्शन लड़ना है अगली दफा तो लड़ ले, लेकिन 2023 से पहले मैं नहीं समझता कि उसको सियासत के अंदर आना चाहिए। जब वो बंदा खुद लोगों को अंकल अंकल कह रहा है, तो फिर इसी तरह उन्होंने कहा बेटे अंकल आए हैं, इनके लिए चाय बना दें, इनके लिए को पेस्ट्रियां रख दें मंगवा के, इससे ज्यादा रोल नहीं है। उस बेचारे को तकरीरें करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अंकल इल्ताफ और अंकल ये और अंकल वो। मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त बेनजीर भुट्टो ने ये बात कही थी, तो उनके अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे डाई हार्ड लोग जो है वो उनको छोड़ के चले गए थे, जो पीपल्स पार्टी के और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथी थे। इस तरह लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है अगले 2-3 महीने के अंदर ये खुद ब खुद क्लियर होगी। उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाएगा दुनिया पे, क्योंकि कश्मीरी बेचारे कब तक अपनी जानें देंगे, कब तक उनकी औरतें रेप होंगी। पाकिस्तान ने जो मसला उठाना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने बयानात की ताकत तक उठाया है, और मेरा ख्याल है कि भारत जो है उसमें कामयाब हो जाएगा कि उनके ऊपर जो है जुल्म सितम की एक लंबी दास्तान है, उसके अंदर और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और नवाज शरीफ जो है कल को इसके ऊपर पकड़ होगी कि इसने ऐन वक्त पे जबकि फायदा उठाया जा सकता था भारत की इंटरनेशनल आइसोलेशन का, वो नहीं उठाया। राइट, आमिर गौरी मेरे साथ ही रहिए। जनाब आरिफ हमीद भट्टी, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बताऊं, एक अनकन्फर्म न्यूज़ के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स ऑपरेशन को पंजाब में मुस्तरद कर दिया है, और मेरे पास इत्तला ये है कि अब पंजाब में रेंजर्स का बाकायदा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसका हम बड़े अरसे से सुन रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उनको मना कर दिया, लेकिन एक ब्रेक से आएंगे तो आपको और खबर देंगे। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैंने सुना है कि पंजाब में अब रेंजर्स ऑपरेशन नहीं होगा। पंजाब में रेंजर ऑपरेशन को मुबशर साहब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में गुलभूषण यादव को ऑपरेशन की इजाज़त है राह का झंडा लेके जाने के लिए। रेंजर तो पाकिस्तान की फौज है, वो क्यों पाकिस्तान में ऑपरेशन करे? गुलभूषण का तो नाम आपके हुक्मरानों की ज़ुबान पे आता ही नहीं है, उसके लिए तो 2 अल्फाज बुरे निकलते ही नहीं है। तो रेंजर तो आपकी फोर्स है ना, आप उसको अपना दुश्मन समझते हैं। कुछ लोग आपके, कुछ लोग खुदा ना खास्ता उसको अपना दुश्मन समझते हैं। वो जो आपकी मुहाफ़ज़ है, आप उसके लिए नफरत रख रहे हैं दिलों में, तो उसको आप ऑपरेशन की क्यों इजाज़त दें हैं हुक्मरान? दूसरी बात मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ आमिर गौरी साहब की गुफ्तगू सुन के। 5 साल पूरे करने दें। मुझे दुनिया का कोई ऐसा आइन बताया कि जो आदमी एक दफ़ा मुंतखब हो जाता है उसे करप्शन, लाकानूनियत और मुल्क दुश्मन की इजाज़त होती है। अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्यों छोड़ा? उसके बाद आयरलैंड का पैमरा का आया था ना, उन्होंने रिजाइन दे दिया। दुनिया का कोई ऐसा कानून बना दें कि मुंतखब होने का मतलब है 5 साल वो मुल्क का सौदा करे, लोगों का सौदा करे, कानून बेचे, आइन बेचे, लोगों की ख्वाहिशें बेचे, लोगों की मजबूरियां खरीदे, तो उसको कुछ ना कहा जाए। यार आप किस किस्म की सोच रख रहे हैं? अपने घर रखे हैं ये मुलाजम कोई, तो इनका मुलाजम एक दिन करे चोरी, मैं देखूंगा अगले दिन ये रखते हैं इसको, मेरे मुल्क को 1000 दफा लूट ले, वो दोबारा आ जाए, अपना ड्राइवर 2 लीटर करे ना चोरी, तो उसको निकाल देते हैं, उसको भी 5 साल रहने दें पूरे। ये मुझे आइन की किताब वो ला दे जहां लिखा है कि मैं मुंतखब हो गया हूं कौमी या सूबाई असम्बली का, मुझे लूट मार, ला कानूनियत, मुल्क दुश्मनी सब कुछ जायज है। आमिर गौरी साहब, सिर्फ एक बात को कैसे जस्टिफाई करेगी ये हुकूमत? 100 आदमियों को गोली मारना, 14 जिनमें मर गए, शहीद हो गए मॉडल टाउन के वाक़े में, और उसके बाद FIR तक ना कटवाना, क्या यही जमहूरियत है? नहीं, जमहूरियत तो आपको पता है मुबशर, मतलब मैं बार बार दोबारा चीजें रिपीट नहीं कर सकता कि किसी एक काम के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की कानून जो हैं उनको उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। लेकिन देखें, हर चीज का एक रूल और रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स हैं। हमारे यहाँ चूंकि हुकूमतें पावर वाली जो होती हैं वही उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ती हैं, इसलिए उनकी पकड़ जो है वो नामुमकिन होती है। और इसीलिए ये होता है कि जिस वक्त मुशर्रफ जैसे लोग जो हैं वो हुकूमत पे आके बैठ जाते हैं, तो वो 8 साल पूरी स्टेट की पावर होते हुए भी, तमाम अदारे अपने नीचे होते हुए भी, वो तमाम चीजें प्रूव नहीं कर सकते हेयर से के ऊपर कि करप्शन की हुई है, इनके घर देखें, इनकी गाड़ियां देखें, प्रूव नहीं कर सकते। ये चीजें जो है, बहरहाल इनका फैसला जो है वो मैं और आप तो या भट्टी साहब तो नहीं करेंगे,
किसी न किसी अदालत को ही करना पड़ेगा। हाँ, तो मगर अदारे हमारा किसके ये- मुतहत है? मेरे और आपके मुतहत तो नहीं है। हुकूमतों के काम है इंसाफ लेके देना। मेरा और आपका काम है चीजें पिन पॉइंट करना। हरगिज मेरा और आपका काम नहीं है। हथकड़ी तो मेरी नहीं एक डाल गुजारिश सकते। बता दें, अगर मैं कोई एक प्राइवेट अपनी- अदारा बताएं टीवी का, कोई एक अखबार मैं- बताएं जिसका मुलाजम रोजाना चोरी करता हो और उसके मालिक ने उसको रखा हो, कोई एक बताएं। मैं बिल्कुल आपकी बात अनलेस एंड अनटिल वो मालिक के लिए चोरी करता हो। अदारे तो मफलूज कर दिए। आपकी नैब किसके बताया था? नैब ने काम करना ना। देखिए, हम अदालतों की तरफ क्यों जाएं? बाकी जो अदारे बनाए हैं जिनका खरबों रुपया बजट है, वो किसको अदारों को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आमिर साहब मोहतरम, मेरी और आपकी नहीं है। भाईजान बात जब ये है, अदारे डिसेबल हो जाएंगे। मुझे गौरी साहब एक बात है, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आपने लॉ भी पढ़ा हुआ है, तो अभी मेरे पास एक वाकया आया है चंद दिन पहले। एक शख्स को कत्ल के इल्ज़ाम से अदालत ने बरी कर दिया, ठीक है ना, और 19 साल के बाद उसको इंसाफ मिला। और जब उसको खोलने गए लॉकअप से तो पता चला कि 2 साल पहले वो मर चुका था। तो माज़रत के साथ इंसाफ होगा, इंसाफ तो हुआ, लेकिन क्या ये वही इंसाफ है जिसकी आप और हम जुस्तजू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुबशर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक केस नहीं है जिसका आप इशारा दे रहे हैं कि उसका बाप भी फौत हो चुका है, उसके दोनों चचा भी फौत हो गए पैरवी करते हुए, और वो बेचारा पता लगा। आप ये देखें ना कि अदालत में इसका मतलब है कि अगर वो लड़का वो बंदा जो है बेचारा, या उसका खानदान को वो बंदा केस की पैरवी करने के लिए पेश नहीं हो रहा, तो टेक्निकली तो उस अंधी बहरी अदालत को पता लग जाना चाहिए था कि ये आदमी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। पुलिस को बता देना चाहिए था जो पेश हो रहे होंगे अदालतों में कि जनाब अली वो बंदा मर गया है, उन्होंने केस बंद कर दो। लेकिन फिर वही चीज है, ये एक केस नहीं है जिसका हम प्रैक्टिस भी करते थे। तो ऐसे ऐसे केस ढूंढे हमने कि लोगों ने को पता यह लगा कि सिविल छोटा सा केस है, उसको चोरी के इल्जाम में पकड़ा है, और अब वो आदमी के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ वो पागल हो गया। ना पुलिस को पता है, ना पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है, और वो 25 साल में जेल में है। ना पुलिस को पता कि ये कहां से पकड़ा था छोटा सा लड़का, और उसके माँ बाप मर चुके हैं। आमिर साहब, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, हुकूमत की नहीं है, जमहूरियत को टाइम पूरा करने दें। साहब, मेरी आप एक लायर हैं, हमारे भाई भी हैं, ये एक जिम्मेदारी एक किसकी है? बात मुझे जो मैं बताएंगे। पट्टी अदारों में जो खामियां हैं इस किस्म की, चलो आइंदा जुल्म ज्यादती ना हो, इसको कौन दूर करेगा? इसको कौन पूर करेगा? किसकी जिम्मेदारी जो है? आप बातें कर रहे हैं भट्टी साहब, आपका ख्याल है कि ये आप सिर्फ फजूल बातें कर रही हैं। फजूल बातें नहीं है ये, जो आप जैसे लोग बातें करते हैं इनका कहीं ना कहीं असर होता है। आमिर साहब, प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है, सॉरी। जो फ्रॉडिया उसने टीवी निकाल ली है इधर। आज मैं आपको बताऊं, मुबशर साहब का भी उसमें नाम है, मेरा भी नाम है। ये झूठ के सौदागरों ने बैंक खोल लिए हैं और अपने मुचोलना और जो है मुखबर से उनके जरिए बाज ठेकेदारों के साथ सौदे कर रहे हैं। इसका टीवी को बंद कर दो, इसका प्रोग्राम बंद कर दो, इसको नौकरी से निकाल दो। उसमें हमारे साफी शामिल है बीच में, वो मुचोलनों का किरदार अदा कर रहे हैं। इन मीर जाफरों से हम इंसाफ मांगे? आमिर भाई, कहीं तो एंड होगा ना, खुदा के वास्ते। भट्टी साहब, इस तरह के लोग हमेशा मौजूद रहे हैं, लेकिन लोगों को पता लगता है कि कौन नहीं, हमेशा से नहीं आमिर, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है, साफियों के रूप में बहुत बड़ी तादाद है, सौदेबाजी करा रहे हैं कि फलां साफी को निकाल दो, कि मैं उनके बहुत जल्द नाम लेने लगा हूं, देखी जाएगी जो भी होगा। और जो माल कर कुछ ऐसे हैं ना, मैं इस इशू की तरफ भी आ जाता हूं। लेकिन पहले जो आपसे सवाल पूछा था उसके जवाब आप सही दे सकते हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात हैं बहुत सारे पुलिस अफसरान के साथ। ये जो उन्होंने कहा था ना कि रेंजर्स का काम है रोका जा रहा है, मेरी इतला यहां बैठ के ये है कि इन्होंने 4,500 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनको इन्होंने सीक्रेट ऑपरेशन में पुलिस के जरिए पुलिस मुकाबले में मारना है। पुलिस के अफसरों ने यहां तक कह दिया कि 4,500 आदमियों को कत्ल नहीं किया जा सकता आमिर गौरी, खुदा के लिए। जनाब अली, ये लोग क्लेम कर रहे हैं, ये बहुत सारे कोई पुलिस भी नहीं कर सकती। आप पहले सुन लें, एकदम नहीं होंगे इस वजह से कि जब यहाँ पे आके आपके जो आला अफसरान हैं, उसमें फौजी भी शामिल हैं और सिविलियन भी, जब उनसे ये कहा जाता कि जनाब अली ये जो आप अपनी ज़र्ब-ए-अज़म की जंग लड़ रहे हैं ना, उनमें बाहर से बेशक को मदद हो, तमाम दुनिया के कमीनियन की मदद कर रहे हो, लेकिन आप ना तो वो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना अफगानिस्तान के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ। आपके अपने मुल्क के अंदर इतना गंद है पिछले 35 साल का, अफगान वॉर से लेके अब तक का, कि हमने वो जो लोग तैयार किए थे 17-18 साल के लौंडे मशीन गन्ने देके, वो 55 साल के हो गए, उनका कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करवा के इनके खिलाफ फौज से ऑपरेशन करवाया जाए, इनको मारा जाएगा पुलिस मुकाबलों में कहीं। तो वो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है आमिर गौरी, आप उसकी कैसी हिमायत कर सकते हैं? तो मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें ऑर्डर दे दिए गए हैं। वो यहाँ क्लेम किया है पुलिस अफसर ने कि हमने 140 तो मार दिए जनाब ऑलरेडी।
अब मैं ये नाम इसलिए नहीं लेता, वो कौन सा सूबे की बात है? मैं चैलेंज करूं, वो झूठ कह रहे हैं अफसर, वो मुनाफिक है। पूछ रहा हूँ नहीं, मैं जो नाम ले लूंगा अफसर का, जो मीटिंग हुई है ना अपेक्स की, उसके मैं सारे शुरा का नाम ले लूंगा। आप मुझे बताएं वो कौन से सूबे की बात कर रहा है? इधर तो हुक्मरानों के आप कातल हैं, उजरती कातल उनके हैं। चंद रोज पहले फैसलाबाद में एक रेड हुआ, एक अहम तरीन मिनिस्टर जाके चीख पड़ा, उसके बाद वो रेड ही रुक गया। कमाल बात करें। हाँ, अगर किसी बेगुनाह साइकिल चोर को मारना है, मोटरसाइकिल वाले को मारना है, किसी ने रोटी चोरी की है, उसको तो मरवा सकते हैं ये हुक्मरान। ये उजरती कातल पाकिस्तान लाहौर इस वक्त सबसे बड़ा लैंड का काम हो रहा है, कब्जा ग्रुपों का, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का, और उसके पीछे माफी चाहता हूं बहुत से पर्दा नशी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आगे, फिर इनके पैमरा वाले दोस्त आ जाएंगे आपके पुराने। पैमरा के दोस्तों को नहीं आने देते। भट्टी साहब मेरे साथ हैं, आमिर गौरी में। ब्रेक के बाद हम खुद ही आ जाते हैं, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक सवाल जो मुझे बड़ा खटक रहा है भट्टी साहब, आपसे और आमिर गौरी दोनों से मैंने पूछना है, क्योंकि आप भी बहुत बैरून मुल्क दौरे करते हैं और गौरी साहब तो रहते ही बैरून मुल्क हैं। पाकिस्तान प्रैक्टिकली 24 घंटे में बैंकरप्ट हो जाए अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रेमिटेंस करना बंद कर दें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी खून पसीने की कमाई पाकिस्तान में देते हैं, और उसका सिला हम लोग उनको ये देते हैं कि हम एयरपोर्ट से जलील करना शुरू करते हैं। पहले कस्टम हुकाम करते हैं, फिर FIA वाले करते हैं, फिर हमारे टैक्सी ड्राइवर करते हैं, फिर हमारे सवारी वाले करते हैं, फिर उसके बाद हम वो यानी अपनी जो छुट्टी के लिए आए होते हैं ना, उससे पहले वो वापस जाने के लिए फ़्लाइटें दोबारा बुक करा रहे होते हैं। और हालत उनकी ये होती है कि उनकी सारी उम्र की कमाइयों के जो प्लॉट अगर ले लिया उन्होंने माँ बाप के लिए यहाँ पे, उस पर कब्जे हो जाते हैं। उसकी लिटिगेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, उनको छुड़वाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो इसी तरह इस बच्चे की तरह के जो 17 साल के बाद मर गया और 19 साल के बाद उसको इंसाफ मिला, तो ये होता है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक दफ़ा ही हम एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दें तो बेहतर नहीं है कि हम उनसे पैसे भी लेते रहें और उनको धक्के भी देते रहें? मुबैशर साहब, एक तो मैं बाहर कम जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ इत्तेफाक से 1 महीना पहले गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे और आपसे उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है, दर्द है। हर बंदा एक ही सवाल करेगा कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। ये डाकू चोरों को भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। आप उसको वोट का हक नहीं देते। जब वो पहले आता है, अगर पुराना वो, तो एयरपोर्ट पे उसके साथ जुल्म की दास्तान शुरू हो जाती है। आपके लाहौर में जहाँ ये कह रहे हैं ऑपरेशन शुरू होने लगा है, चंद कब्जा माफिया का ग्रुप है, उसको पता है किसकी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो इस वक्त बैरून मुल्क है, उसके कितने बहन भाई इसमें पार्टनर हैं। 5-6 लोग मेन लाहौर में नजायज प्रॉपर्टी का कब्जा करते हैं, उनमें माशाल्लाह एक आधा साफी के भी जिक्र आते हैं। तो वो रातों रात उस पर कब्जे करा लेते हैं। साफी में माशाल्लाह है, उस पे फिर भी माशाल्लाह नहीं, वो इंशाल्लाह है, बल्कि मार्शाल्लाह से भी बदनाम है वो। मार्शाल्लाह तो लफ्ज़ ही छोटा है। तो गुजारिश ये है, जब आपके मुहाफिज, जिन्हें आप मुहाफिज बनाते हैं, उस लैंड माफिया का हिस्सा बन चुके हो, तो उन बेचारे गरीबों को क्या करना, वो वोट हक दे सकते हैं, अब वो प्रॉपर्टी इधर खरीदते, अगर वो पैसे ना भेजे हम भूखे मर जाएं, लेकिन हम उन्हें अछूत समझते हैं, हम उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा देने नहीं चाहते, अपना वतन मानने नहीं चाहते। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं, अभी जो मेरा आमिर भाई फरमा रहा था, जब आरे तबाह हो जाएं, जब हुक्मरान मेरिट की बजाय मनपसंद लोगों को तैनात करें और उनको वो जूनियर बंदों को सीनियर पोस्ट पर लगा दें, ताकि वो उनकी हुक्मदुली ना करें, किसी आयत कायन और आइन को ना माने और जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म करते हैं, उसको ना रोके। फिर याद रख लें, गरीब की हक तलफी और अमीर अमीरतर होता है। यही हमारी हिस्ट्री है। चंद खानदानों के देख लें असासे क्या है, क्या हो गया है। इधर आप जो मर्जी करना है। ये मुझे यकीन है बहुत जल्द मीनार पाकिस्तान और शाही किले का सौदा कर दिया जाएगा, अगर यही हालात रहे, अगर जमहूरियत को आपने खतरा में ना डाला तो। उससे पहले न्यूक्लियर असासों का हो रहा है सौदा, कर देंगे वो। आप जिस तरह आपके 2-3 अदारे खामोश हैं और जिस तरह चंद लोगों को जमहूरियत के नाम पर लूट मार, घसीट, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की आपने इजाज़त दे दी हुई है, जिस तरह सच पर कदगन लगाना और झूठ को आम करना कर दिया है, तो अल्लाह ही रहम करे। फिर क्यों गौरी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को उनका हक नहीं देना चाहिए क्या? बिल्कुल देना चाहिए। और मैं इसमें 2-3 चीजें जो है पर्सपेक्टिव अपना क्लियर करने के लिए लोगों को, देखें ज्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेजते हैं वो इन 2 मुल्कों में बैठे हैं, सऊदी अरब में और UAE में। सिर्फ जो 18-20 बिलियन पाकिस्तान आता है, उसमें से तकरीबन 11 बिलियन जो है वो इन 2 मुल्कों से आता है। और मैं यहाँ मुबशर आपको बता दूं
कि बाकायदा भारत की हुकूमत को उसके 3 प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जो सबमिट की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरब और यूएई में, और ये जो पाकिस्तान ने ब्लंडर किए हैं वहां फॉरेन पॉलिसी के अपने ताल्लुकात खराब करने में, तो हमें फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम ठेकेदार जो पाकिस्तान से बंदे बुलवाते हैं उनको जाके रिश्वत दे के उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करवाए जाएं और अपने यहाँ से सस्ते बंदे जो है वो भेजे जाएं, ताकि पाकिस्तान को जो इतनी बड़ी जो रकम आती है वो उसके अंदर कमी जो है उसको ट्रिपल किया जा सके। और उन्होंने कहा इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के जो लीगली तकरीबन 82-83 लाख लोग बाहर बैठे हुए, अगर आप इसमें इलीगल भी शामिल करें तो 1 करोड़ से ऊपर है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान के जो लोग बाहर बैठे हुए, अगर इनके सिर्फ 5-5 या 6-6 लोग ही पाकिस्तान के घर में बैठे हों जिनको ये पैसे भेजते हैं, तो दैट मीन्स कि सिर्फ इन 2 मुल्कों में बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान के 24% लोगों को, पॉपुलेशन को रोटी दे रहे हैं, जिनको उनका अपना मुल्क रोटी देने में फेल हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हमने बहुत दफा जब यहाँ पर पाकिस्तान के वजीर आजम आते थे, सदर आते थे, उनसे बहुत दफा हम यहाँ बैठ के मुबशर ये चीजें उनके साथ डिस्कस की हैं। और फिर हमने जो बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया में, जहां जहां लोग हैं, चाइना और इंडिया की मिसाल देके कि जनाब अगर इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो जाए तो इनका जो केस है वो फास्ट ट्रैक करके 6 महीने में फारिग करें। चूंकि मैं आपको बता दूं तो सिर्फ सहाफी नहीं है वहां पे, मुझे पता है कि वकील है वहां पे, पॉलिटिशियन है जिन्होंने बाकायदा पटवारी और उनकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी वारी साहब की। वारी साहब ने ठीक कहा, बाकायदा गैंग बने हैं, उस गैंग में पुलिस वाले भी हैं, पटवारी भी हैं, वकील भी हैं, बड़ा माफिया है। और ये बड़ा उनको, आपको अपनी प्रॉपर्टी का नहीं पता होगा, उनको पता होगा कि आपके बच्चे कितने हैं, आप किस वक्त मुल्क से बाहर जाते हैं। मेरी इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे ना पता और मतलब है ये माफिया के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन फिर मेरी यही गुजारिश है, इनको ठीक करना अदारों का काम है। हम फौजियों को मार्शल नहीं लगना चाहिए, फौजी तो एक दफा आता चले जाता, ये तो 3री दफा आए हैं। 81 से यार मुसल्लत हो अब हम पे, हमारे गुनाहों से ज्यादा तुम हम पे मुसल्लत हो। तो भाई 81 से भी आप इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं ला सके। आपका मुल्क किसी भी वक्त मकरूज हो गया, किसी भी वक्त डिफॉल्टर हो जाएगा, लेकिन आपको इससे क्या, आप तो अमीर है ना, आपके महलात में तो कमी नहीं ना हो रही। मुबशर साहब गुजारिश ये है, कौम भी नहीं उठती, जिन अदारों को कुछ उम्मीद है वो भी नहीं उठते, तो फिर ये माफिया ठीक है नोच रहा है हमारे आपके बच्चों को। हालत इनकी ये है, डिफरेंसेस ऐसे हैं, आवाम पता नहीं क्यों भूल जाती है। आपको मियां नवाज शरीफ साहब की एक चीज़ सुनाता हूँ जो उन्होंने भुट्टो साहब की कब्र के मुतल्लिक फरमाया था, ज़रा सुने। मौसम थे जनरल ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिंडी के अंदर जिस जगह पे भुट्टो को फांसी दी गई थी और फांसी दी थी तारा मसीह ने, उस बाग में उसके लिए एक जगह मार्क की गई है। उस बाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें वो और भुट्टो की फांसी से उसको मंसूब किया गया है और उसको गालिबन भुट्टो पार्क रखा जाएगा। हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे कि ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो, मकाम इबरत। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। तो ज़ियाउल हक के मुताल्लिक क्या कहा, पहली लाइन मुझे दोबारा सुनाई, मैं सुन नहीं सका सही तरह। मेरे मौसम थे जनरल ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, ये दोबारा सुनाई प्लीज, मुझे दोबारा सुनाई। मेरे मौसम थे जनरल ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। इसमें 1947 से लेकर पाकिस्तान की सारी गुफ्तगू आ गई है। उन्होंने फरमाया मेरे मौसम थे, क्योंकि ये जनरल जलानी को एक कोठी देकर उसमें छोटे से पौधे के तौर पे गए और तनावर दरख्त बन गए। अब देखें बदकिस्मती, देखें एक जो पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, फांसी लग गई। फांसी ले ली उसी ज़ियाउल हक ने जिसकी बाक़ियादा इस वक्त आपकी हुकूमत में है। उसका नवासा बदकिस्मती है, वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के पास गई, वो कह रहा है नवाज शरीफ मेरे मौसम है, मेरे अंकल है। अब पीपल्स पार्टी पे इससे ज्यादा जवाल कुछ नहीं आ सकता। जिसको ज़ियाउल हक नहीं खत्म कर सका, जिसको मुशर्रफ नहीं खत्म कर सका, जरदारी साहब आपको सलाम। अपना पीपल्स पार्टी तो अब खत्म हो गई है खैर, लेकिन वेरी क्विकली आमिर गौरी 1 मिनट फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। मेरा अपना ख्याल है कि देखिए यहाँ पर जो डिबेट हुई है रात डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसके माजी के जो क्लिप्स हैं वो उठा के चलाए हैं। काश के पाकिस्तान में जैसा ये आप चला रहे हैं
ये एक रवायत पड़ जाए कि लोगों को सुनवाया जाए कि उनके लीडर आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले, 10 साल पहले क्या कहते थे, उनकी ओपिनियन क्या थी मुख्तलिफ इश्यूज के बारे में, ताकि बताया जाए कि ये लोग झूठ नहीं है, ये झूठ दर झूठ है। और सियासत पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बयानात का नाम है। और इसी तरह जब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, मुबशर आप फिर वही बात है कि एग्री नहीं करेंगे, वो ओपिनियन बनती है और उसके ऊपर ये लोग फारिग होंगे। वैसे भी अभी ये 65 साल के बाबे हो चुके हैं, ये कितने साल और मतलब जो है पाकिस्तान के लोगों को धोखा दे देंगे। चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, एकदम नहीं आती। जब तक इलेक्ट्रल सिस्टम नहीं चेंज होता, आमिर गौरी, इनकी नस्लें आपके ऊपर हमारे ऊपर हुकूमतें करती रहेंगी। बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आरिफ भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं चलते चलते एक और खबर दूं अहम, अगर आपका ताल्लुक कराची शहर से है तो फिर आपके लिए खबर नहीं है। आपको पता होगा कि कराची में एक बार फिर मूव ऑन पार्टी की जानिब से बैनर्स आवेज़ा होना शुरू हो गए हैं और ये पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ की हिमायत में शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर ये बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। इन बैनर्स पर और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ है और बैनर्स पर जनरल राहिल शरीफ की तस्वीर के अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले 2 फ़ौजियों की और मूव ऑन पार्टी के सरबराह मोहम्मद कामरान की भी तस्वीर है। मूव ऑन पार्टी चेयरमैन के मोहम्मद कामरान का कहना है बैनर्स का मकसद पाकिस्तान की फ़ौज से इजहार यकजहती है और इसके अलावा कोई और सियासी मकसद नहीं, सिवाय इसके कि अगर भारत की जानिब से कोई जारियत होती है तो पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। फ़िलहाल ये बैनर सिर्फ कराची में लगे हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या पाकिस्तान के किसी और शहर में लगते हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।